आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेके आ गए ईगो का, जिसका नाम है उपभोक्ता का संतुलन। ये ईगो का चैप्टर नंबर 3 है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है बेटा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता सरप्लस के बारे में ही हम आज सारी बातें करेंगे। तो बच्चों चालू करते हैं। इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है, उपभोक्ता संतुलन या उपभोक्ता का संतुलन, जिसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसको समझने से पहले हमें यह समझना है कि कोई भी कंज्यूमर कंज्यूमर उसे कहते हैं जो किसी भी सामान को खरीदता है। जैसे मैं ये मार्कर खरीद रहा हूं तो मैं एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है उपभोक्ता का संतुलन, मतलब कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है। देखो, ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीमित आय किसे कहते हैं। सीमित आय का मतलब लिमिटेड इनकम। मेरे पास जितनी भी इनकम है या जितना मैं पैसा कमा रहा हूँ वो सीमित मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं है। अब मैं उन पैसों को खर्च तो करूंगा, खर्च उन चीजों पे करूंगा जो मेरे लिए जरूरी होगा। सामान जैसे मेरे लिए मार्कर खरीदना जरूरी था, तो मैंने अपनी सीमित आय को इस मार्कर में खर्च करा। तो यहाँ लिखा है ये तब होता है जब कोई भी उपभोक्ता अपनी सीमित आय को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि, ये जो संतुष्टि वाला वर्ड है, ये वर्ड आपने लिख दिया तो उपभोक्ता संतुलन पूरा हो गया। संतुष्टि का मतलब सेटिस्फाइड। कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरह से खर्च करे कि वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो जाए, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर ले, तो उसी को कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। मान लो मैं ये नया मार्कर लेके आया, ठीक है। मैंने इस मार्कर में पैसे इन्वेस्ट करे और लाने के बाद ये 1 घंटे बाद ही खराब हो गया, चल नहीं रहा, तो उस टाइम में संतुष्ट नहीं होऊंगा, ना उपभोक्ता का वहां संतुलन होगा। संतुलन कब होता? जब यही मार्कर मैं लेके आता और इससे महीनों काम करता, तो महीनों काम करने के बाद मेरी संतुष्टि इससे पूरी हो जाती कि मैंने जितना इसमें इन्वेस्ट करा उससे ज्यादा मैंने इससे काम भी कर लिया। तो यही था हमारा उपभोक्ता का संतुलन, जहां कोई भी उपभोक्ता अपनी सीमित आय को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया उपभोक्ता का संतुलन क्या है। अब ये पढ़ेंगे उपभोक्ता का संतुलन निकालने की कितनी विधियां है। तो अगर इसकी विधियों की बात करें तो इसके दो तरीके हैं। जो इसकी विधियां है वो दो है। पहली जो विधि है और जो दूसरी विधि है, पहली विधि का नाम है उपयोगिता विधि। उपयोगिता विधि। जो दूसरी विधि है हम कहते हैं उदासीनता विधि, उदासीनता वक्र विधि। अब ये दो मेथड है। इन दो मेथड द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन में है या नहीं है। अब ये जो यूटिलिटी मेथड है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जो मैं अभी करवाने वाला हूँ। लेकिन जो उपयोगिता वाली विधि है इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 3 में हमें जो कवर करना है वो करना है यूटिलिटी मेथड। यहाँ लिखा है ना यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी मेथड से कोई कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है वो कवर करवाएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसी चैप्टर के बारे में हम डिटेल से शुरू करते हैं। यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। उपयोगिता को शॉर्ट में समझा जाए तो जरूरत कह सकते हैं कि मुझे किसी चीज की कब जरूरत है। तो यहाँ उपयोगिता की मैंने दो डेफिनेशन लिखी है। पहली डेफिनेशन लिखी है आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। मतलब मुझे किस चीज की किस हद तक जरूरत है, इस शक्ति इस चीज को ही हम लोग उपयोगिता कहते हैं। या एक और डेफिनेशन लिखी है वो इससे थोड़ी ज्यादा इजी पड़ेगी। ये लिखा है किसी वस्तु को क्रय करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। क्रय करने की शक्ति, इसी को ध्यान से समझना। क्रय करने की शक्ति का मतलब है किसी चीज को किस कीमत तक बाजार से खरीदा जा सकता है, उसी को उसकी उपयोगिता कहते हैं। मान लिया जाए मुझे मार्कर की जरूरत है, ठीक है। इस मार्कर की कीमत 20 रुपए हो, 30 रुपए हो, 40 रुपए हो, मार्केट में अगर इसकी कीमत जो भी होगी तो मुझे ये खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी कीमत 100 रुपए हो जाती है तो 100 रुपए में मैं इस कंपनी का मार्कर ना लेके किसी और कंपनी का ले लूंगा। तो मैं 100 रुपए में ऐसा खरीद तो सकता इसको, लेकिन मैं इसको नहीं खरीदूंगा, मैं दूसरी कंपनी के ब्रांड का मार्कर यूज कर लूंगा। तो यहाँ ये बता रहा था मैं कि किस वस्तु को किस कीमत तक खरीदा जा सकता है। इस मार्कर की कीमत अभी जो मैक्सिमम, अभी तो मान लो 20 रुपए, लेकिन मैक्सिमम कितने तक, 40 तक या 50 तक, इस कीमत तक ही मैं खरीदने को तैयार हूँ। इससे ज्यादा महंगा होगा तो मैं इस ब्रांड का नहीं किसी और कंपनी का मार्कर खरीदूंगा। तो उपयोगिता यही बताती है कि किसी वस्तु को किस कीमत तक खरीदने को तैयार होता है इंसान, उसी को उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ, किसी वस्तु को क्रय करने की शक्ति को ही उपयोगिता कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को किस कीमत तक खरीदा जा सकता है वही हमारी उपयोगिता है या जरूरत है। तो यूटिलिटी क्या है, क्लियर हो गया होगा। उपयोगिता की माप यानी कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मेजरमेंट का मतलब होता है नापना, किसी भी चीज को नापने को मेजरमेंट कहते हैं। और यहाँ जो नापने की बात चली है वो किसको बात चली है, यूटिलिटी। मतलब जरूरत को कैसे नापा जा सके,
यूटिलिटी यूटिलिटी उपयोगिता को मापने के कौन कौन से तरीके या उपयोगिता को किस प्रकार से नापा जा सकता है। तो यहाँ मैंने बता दिया उपयोगिता को मापने के दो तरीके होते हैं, यूटिलिटी के मेजरमेंट करने के दो तरीके। पहला गणनावाचक मेजरमेंट, मतलब सॉरी गणनावाचक माप, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कार्डिनल मेजरमेंट। दूसरा क्रमवाचक माप, जिसको कहते हैं हम लोग ऑर्डिनल। अच्छा, ये जो कार्डिनल वाली है ये दिया था मार्शल ने, और ये जो लो है ये वाला लो दिया था हिक्स ने। तो यहाँ हमें दोनों में पढ़ना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और गणनावाचक में क्या होता है, क्रमवाचक में क्या होता है। देखो, गणना का मतलब होता है कैलकुलेट करना, जिसे हम यूनिट में लिखे जा सके, जैसे 1 2 3। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने ये लिख दिया है, उपयोगिता को गणना के रूप में जैसे 1 2 3 के रूप में मापा जा सकता है। यहाँ ये कहते थे कि जितनी भी यूनिट है, यूनिट के अकॉर्डिंग मैं जरूरत को नाप सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लिया जाए 1 कप टी, 2 कप चाय, 3 कप चाय, 4 कप चाय, तो ये अलग अलग यूनिट हो गई नहीं हो गई। तो इसे मैंने क्रम में इसे मैंने एक संख्या के रूप में लिख दिया है। 1 कप चाय पे हमारी आवश्यकता कुछ और होगी, 2 कप चाय पे हमारी आवश्यकता कुछ और होगी, 3 कप चाय पे हमारी आवश्यकता कुछ और होगी। तो यहाँ जो मेजरमेंट हो रहा है वो इकाइयों के बेस पे हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग गणनावाचक कहते हैं। गणना का मतलब कैलकुलेट करना, या जिसे यूनिट में लिखा जा सकता हो। अब जो इसका दूसरा था क्रमवाचक माप, क्रमवाचक में क्या होता है कि इसमें हम लोग यूनिट्स में नहीं नापते, इसमें क्या कर लेते, दो चीजों पे ध्यान देते कि मैक्सिमम सेटिस्फाइड कहाँ है और मिनिमम सेटिस्फाइड कहाँ है। मतलब कि जो हिक्स था, उन्होंने ये थ्योरी जब दी थी कि यूटिलिटी को हम लोग इकाइयों में नहीं लिख सकते, हम सीधा से या तो हाईएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर लोवेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। अब हाईएस्ट और लोवेस्ट में लिखने के बाद हम कंपेयर जरूर कर सकते हैं कि किसमें ज्यादा संतुष्टि है, मतलब किसी वस्तु की ऊंची संतुष्टि और नीची संतुष्टि को लिखा जा सकता है। लेकिन इसमें हर इकाई की संतुष्टि को, जैसे 3 कप चाय पी जाए तो कितना संतुष्ट होगा, 4 कप चाय पी जाए तो कितना संतुष्ट होगा। तो शॉर्ट में दोबारा से समझाता हूँ, गणनावाचक माप वो माप है जहां पे उपयोगिता को इकाइयों के रूप में मापा जा सकता है, जबकि क्रमवाचक माप ऐसी माप है जहां पे उपयोगिता को इकाइयों के रूप में नहीं नापते, उपयोगिता को या तो उच्च स्तर या निम्न स्तर, मतलब ज्यादा संतुष्टि और कम संतुष्टि के लेवल पे नापा जाता है। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ हम एक लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो लॉ किसके लिए बनाए गए, मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन अभी मैं सीधा ये बताने वाला हूँ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। देखो, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी यूनिट को कंजप्शन करते जाए, मतलब किसी भी चीज का उपभोग करते जाए, तो उपभोग करने के बाद धीरे धीरे हमारी जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने यूनिट लिख दिया, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट, यहाँ पे मैंने अलग अलग यूनिट लिख दिए। और ये जो यूनिट है किसी खाने पीने की चीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं समोसा है, आपको भूख लग रही है, ठीक है, और यहाँ एक इकाई का मतलब एक समोसा है। आप जब भूख लगेगी तुम्हें और तुम पहला समोसा खाओगे, तो मान लिया मैंने उससे तुम्हारी उपयोगिता 10 है। अब जब पहला समोसा खा लिया तो धीरे धीरे हमारी उपयोगिता क्या होगी, कम होने लगेगी। अब हम दूसरे समोसे पे बढ़ गए कि एक और समोसा खाते हैं, लेकिन पहला समोसा खाने के बाद ही हमारी जरूरत अब कम हो गई है, हमें उतना टेस्टी नहीं लगेगा वो समोसा जितना कि पहला लगा होगा। तो यहाँ उपयोगिता हमारे लिए क्या हो गई भाई, 8 हो गई। अब मैं तीसरा समोसा भी खा रहा हूँ, एक के बाद एक और तीसरा समोसा खाना शुरू कर दिया, तो यहाँ मैंने और कम कर लिया, 6 हो गया। इसी तरह मान लो चौथा समोसा खाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 4, और पांचवा खाने के बाद 0। इसका मतलब 5 समोसे खाने के बाद तो मैं खाऊंगा ही नहीं, मेरी उपयोगिता बिल्कुल खत्म। तो यहाँ मैं ये बता रहा था कि किसी भी इकाई को अगर मैं उपभोग करते हुए चलूँ, कंजप्शन करते हुए चलूँ, यहाँ दिख रहा है ना यूनिट बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, तो यूनिट बढ़ाने के साथ साथ उसकी जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटने लगती है, और घटते घटते एक समय कौन सा आ जाएगा, जब उपयोगिता 0 हो जाएगी। अब 0 का मतलब है वो उससे ज्यादा उपभोग, कंजप्शन उस वस्तु का नहीं कर सकता, वो वहीं रुक जाएगा, या ये इससे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे। तो अब समझाते हैं कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। ये नियम ये बतलाता है कि जब एक के बाद एक वस्तुओं का उपभोग किया जाए तो धीरे धीरे हमारी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब एक के बाद एक वस्तुओं का उपभोग किया जाता है तो धीरे धीरे हमारी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, जिसे हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता कहते हैं।
ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो नियम मैंने बताया, ये हर जगह, ये हर चीज पे अप्लाई नहीं होता, इसकी कुछ मान्यता है, एक्सेप्शन है। मतलब ये हर जगह अप्लाई नहीं करना। मैंने क्या बोला, किसी भी चीज का इस्तेमाल करो, उपयोगिता कम होती चली जाएगी, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। ये कब और किन कंडीशन में अप्लाई होगा, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले ये है कि अगर किसी भी चीज का मैं उपभोग करता हूँ, यूज करता हूँ, तो उसमें समय का अंतर ना लिया गया हो, समय का अंतर ना लिया गया हो। कहने का मतलब है, मान लो ये समोसा ही है, पहला समोसा मैं सुबह खा रहा हूँ, फिर मैं दोपहर में खा रहा हूँ, फिर तीसरा समोसा रात को खा रहा हूँ, फिर अगले दिन चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो ऐसे में चाहे 50 दिन भी समोसे खा लूं, मेरी उपयोगिता बिल्कुल खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं समय का जो गैप है, टाइम का गैप ले रहा हूँ मैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हरासमें सीमांत उपयोगिता का नियम जब ही अप्लाई होगा जब समय का अंतर ना हो, बीच में टाइम गैप ना दे रखा हो। दूसरा होता है एक जैसा स्वाद। अब ये एक जैसा स्वाद क्या है, ये नियम जब ही अप्लाई होगा जब मैं किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब खा रहा हूँ, तो उसका टेस्ट एक जैसा हो। ठीक है जी, क्या होना चाहिए, उसका टेस्ट एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ, पहला रसगुल्ला खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, तीसरा रसगुल्ला खाते खाते वो इतना मीठा हुआ कि चौथा पांचवा रसगुल्ला खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैंने एक रसगुल्ला खा लिया, फिर नमकीन खा ली, फिर इसके बाद दोबारा रसगुल्ला खा लिया, फिर नमकीन खा ली, तो यहाँ टेस्ट बदलता रहेगा। ऐसे 6-7 रसगुल्ले भी खाए जा सकते हैं। तो इसीलिए मार्शल ने यह नियम दिया था कि एक जैसा स्वाद होना चाहिए, टेस्ट नहीं बदलना चाहिए, तभी ये नियम अप्लाई होगा। तो ये नियम मैंने बताया दो जगह, मतलब कब अप्लाई होगा, जब समय में डिफरेंस ना लिया गया हो, दूसरा बताया जब उसका टेस्ट एक जैसा हो, तीसरा तीसरा तो मैंने बताना ही भूल गया, ये सिर्फ खाने पीने की चीजों पर अप्लाई होगा। ये जो लॉ मैंने बताया क्या था, कि एक के बाद एक इकाइयों को बढ़ाते चलो तो मेरी उपयोगिता धीरे धीरे क्या होगी, डाउन होगी। लेकिन ये जो लॉ दिया था मार्शल ने, ये सिर्फ ये कहा था ये सिर्फ खाने पीने वाली चीजों पे अप्लाई होगा और किसी पे अप्लाई नहीं होगा। अब जो चौथा है, चौथा भी है पैमाना एक जैसा हो, सेम स्केल इसके बोल सकते हैं हम, सेम स्केल। अब ये सेम स्केल क्या है, ये पैमाना क्या है, इसको समझाता हूं मैं। मान लो मैं पहले 1 कप चाय पी रहा हूँ, ठीक है, 1 कप चाय पीने के बाद अगले कप की थोड़ी सी उम्मीद कम होगी, उपयोगिता डाउन हो जाएगी, अगला पीने का मन नहीं करेगा। या चलो मैंने अगली कप चाय पी भी ली, तो तीसरा कप तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा, चौथा तो वो तो बस की नहीं है। तो यहाँ जैसे जैसे मैं चाय पी रहा हूँ उपयोगिता डाउन होती जा रही है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं यही काम चम्मच से करूँ, एक चम्मच से पहले चाय पी, फिर दूसरे चम्मच से, फिर तीसरे, फिर चौथे, 10 चम्मच चाय पीने के बाद भी मेरी उपयोगिता डाउन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मैंने स्केल चेंज कर दिया। चाय का जो स्केल है वो कप में है, चाय कप में पी जाती है, ना कि चम्मच से पी जाती है। तो कप में पीने के बाद ही मेरी जरूरतें कम होगी, ना कि चम्मच से पीने के बाद। ठीक है, तो इसमें यह था, जो चीज जिस चीज में मापी जाती है उसको उसी चीज में मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 मान्यताएं दी थी जो मार्शल ने दी थी, और मार्शल ने ये कहा था कि किसी भी चीज का इस्तेमाल करते जाओगे, उपभोग करते जाओगे, तो धीरे धीरे उसकी उपयोगिता क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब जो हमारी अगली हेडिंग है वो है कुल उपयोगिता, जिसे टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। और अगला है सीमांत उपयोगिता, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। टोटल यूटिलिटी को टीयू से शो कर दिया, मार्जिनल यूटिलिटी को एमयू से शो कर दिया। इसमें हमें यही पढ़ना है टीयू क्या है, एमयू क्या है, और इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में। तो ये समझने से पहले मैंने यहाँ एक टेबल बना दी है, और इस टेबल में यही बताया है कि जैसे जैसे इकाइयों को बढ़ाया जाएगा, यूनिट्स को बढ़ा रहा हूं ना मैं, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डाउन होगी। क्यों होगी, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब जब भी इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो धीरे धीरे हमारी उपयोगिता जो है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अब लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले टीयू क्या है और एमयू क्या है। तो जो टीयू है वो एमयू से कैलकुलेट होती है, जो एमयू है वो किससे कैलकुलेट होती है, टीयू से होती है। तो इसके डेफिनेशन में इससे लिख दूंगा और इसके डेफिनेशन इससे लिख दूंगा। अब कैसे लिखूंगा देखते हैं। ये एक टेबल है, इसमें एमयू मैंने अपनी तरफ से बना लिया, यहाँ पे यूनिट बढ़ते क्रम में ले लिया, तो एमयू बढ़ते क्रम में ले लिया, क्योंकि इकाइयों को बढ़ाऊंगा तो उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब टीयू कैसे निकालेंगे, 1 पे 8 है तो 8 का 8,
अब 2 यूनिट में टोटल देखो, टीयू का मतलब टोटल करते जाओ, तो 8 और 6 कितना हो गया, 8 और 6 हो गया 14। अब 14 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18। 18 में 2 जोड़ दूंगा तो 20। अब 20 में 0 जोड़ूंगा तो फिर 20। अब 20 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 18। ये मेरा टीयू निकल के आ गया। अब टीयू क्या था, वैसे तो टोटल यूटिलिटी है, लेकिन मैंने तो मार्जिनल यूटिलिटी से निकाला है ना, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ टीयू क्या है, टीयू इज द सम ऑफ एमयू। इसका मतलब सीमांत उपयोगिता, एमयू मतलब सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के जोड़ को ही कुल उपयोगिता कहते हैं। ये सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, सीमांत उपयोगिता के जोड़ को ही हम क्या कहते हैं, टीयू कहते हैं। अच्छा, तो टीयू समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एमयू क्या है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये वैल्यू मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू मैंने मिटा दी। पहले एमयू का फॉर्मूला बताता हूँ, एमयू इक्वल टू टी यू एन, टी यू एन माइनस वन। एन का मतलब यूनिट है, जैसे पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट। अगर मान लो यहाँ में तीसरी यूनिट रखता हो तो 3 में से क्या, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट में से दूसरी यूनिट माइनस कर दो, या वो छोड़ो, वो फॉर्मूला लिख दिया, हम शॉर्ट में समझेंगे। देखो यहाँ मैं यूनिट को बढ़ा रहा हूँ तो चेंज आ रहा है कुछ, जैसे यहाँ 1 से 2 यूनिट बढ़ा दी ना मैंने, तो यहाँ चेंज कितने का आया भाई, यहाँ चेंज कितने का आया, 14 में से 8 गया, कितना बचा 6, तो यहाँ पे 6 का चेंज आया। अब 14 में से ये गया तो यहाँ पे कितना चेंज आया, 8 का। 20 में से 18 गया, कितने का चेंज आया, 2 का। 20 में से 20 गया, 0 का। और 18 में से ये गया, -2 का चेंज आया। कुछ ऐसे ही तो चेंज आए। मतलब जब मैं यूनिट को बढ़ा रहा हूँ तो यूनिट को बढ़ाने में टीयू में चेंज आ रहा है। पहले टीयू 8 था, 8 से 14 हो गया, तो चेंज आया ना टीयू में, तो वो जो चेंज है उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब ये जो सीमांत वर्ड आता है, इस सीमांत का मतलब ही होता है बदलाव। ठीक है, सीमांत उपयोगिता, उपयोगिता में क्या क्या बदलाव हो रहा है, तो बदलाव यहाँ से देख लो, 8 से 14 तो 6 का बदलाव हुआ, 14 से 18 4 का बदलाव हुआ, 18 से 20 तो 2 का बदलाव हुआ। तो इसी को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, या अगर मैं इसको फॉर्मूले से तुम्हें समझाऊं, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ चौथे लेवल की, ठीक है, एमयू बताओ कितनी है, तो यहाँ लिख दूंगा TU4 और TU3। TU4 तो 4 नंबर पे कौन सी TU है, तो 4 नंबर पे 20 है। और TU3 तो TU3 नंबर पे 18 है। इन दोनों को माइनस करके भी 2 ही निकल के आएगा, जो यहाँ मैंने 2 लिख रखा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि सीमांत उपयोगिता के जोड़ को TU कहते हैं, और TU में जो बदलाव आता है उसे हम लोग MU कहते हैं। अब इसकी शुद्ध हिंदी में डेफिनेशन बताता हूँ, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर, ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर टीयू में जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, उस बदलाव को ही एमयू कहा जाता है। ठीक है, जैसे 1 से 2 यूनिट तो बदलाव 6 का आ गया, तो इस 6 को क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। जो अगली हेडिंग है हमारी, यह इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसके बारे में समझाता हूँ। कह रहा है टीयू और एमयू के बीच में संबंध बताओ क्या होता है। हमने पिछली हेडिंग में यह पढ़ लिया टीयू क्या है और एमयू क्या है। अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसके लिए हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए यहाँ जो है मैंने टीयू लिख दिया, और यहाँ इसी के नीचे एमयू का कॉलम बनाने वाला हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने इकाइयाँ, ठीक है, क्वांटिटी, तो यहाँ भी क्या लिख दिया मैंने, क्यू लिख दिया। अब यहाँ लिख दिया टीयू और यहाँ लिख दिया एमयू, क्योंकि एक में मैं टीयू का ग्राफ बनाने वाला हूँ, एक में एमयू का ग्राफ बनाने वाला हूँ। तो इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स हो गया, ये वाला वाई। अब यहाँ जो टीयू है, टीयू मैक्सिमम कितनी है, 20 है, तो टीयू का गैप में 3 3 करके लेता हूँ, 3 6 9 12 18 20 24। ठीक है, अब जो एमयू है, एमयू मैक्सिमम 8 है, तो एमयू का जो गैप ले रहा हूं मैं, 2 2 का ले रहा हूं, 2 4 6 8 और 10। और यहाँ जो क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक्स हो गया। पहले टीयू का ग्राफ बनाते हैं, तो 1 पे 8 है, मतलब क्वांटिटी 1 है, टीयू 8 है, तो 1 हमारा ये वाला था, 1 पे 8, 1 पे 8 का मतलब 9 से थोड़ा नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है 2 पे 14, तो 2 ये वाला पॉइंट है, और 14 कहाँ आएगा, 14 थोड़ा ऊपर आ जाएगा। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, 12 से 18, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे देख लेते हैं। 3 पे 18, तो 3 पे 18 का मतलब यहाँ 3 से 18 यहाँ की तरफ आ जाएगा कुछ। 3 पे 18 के बाद है 4 पे 20, तो 4 ये वाला है और 20 ये वाला है, 4 पे 20, 5 पे भी 20, ठीक है, 20 और 20। फिर इसके बाद है 5 पे 20 के बाद 6 पे 18, तो 6 पे 18 ये डाउन हो गया। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे लाइन खींच के कुछ ऐसे बना दूं,
तो ये जो डायग्राम निकला ये हमारा TU है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये और ये सेम लेवल है, मतलब TU जो है शुरुआत में बढ़ रही है, बढ़ने के बाद फिर थोड़े टाइम के लिए एक जैसी हो गई है, फिर गिरना शुरू कर देती है। TU हमेशा ऐसे ही होता है, उपयोगिता टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, कुछ समय के लिए स्थिर होती है और फिर गिरना शुरू कर देती है। अब इस वाले में MU के बारे में बताऊंगा। तो MU क्या है, 1 पे 8, तो ये रहा 1 और ये रहा 8, पहला पॉइंट हो गया। 2 पे 6, 2 और 2 के बाद 6 ये वाला आ गया। 0 देख लो, 5 पे 0 है, तो 1 2 3 4 5, 5 पे 0 हो गया, तो जो ये लाइन जा रही है ये हमारी MU की हो गई। ठीक है, अब जब TU हाईएस्ट है, देखो सुनो, TU देखो ये हाईएस्ट है और उस पे MU हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ जो TU है ये वाला पॉइंट, इसको अगर मैं नीचे से करूँ तो ये यहाँ से यहाँ काटेगा, ये वाला पॉइंट भी 5 होगा, ये वाला पॉइंट भी 5 होगा। क्वांटिटी कितनी है, 5। तो जब TU मैक्सिमम होता है तो MU उस टाइम 0 होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इनके बीच में संबंध क्या है, ये तो ग्राफ बना दिया, ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब ग्राफ से ही हम लोग संबंध को पता लगा लेंगे। अब ग्राफ से ही हम संबंध का पता लगा सकते हैं। देखो TU जब अधिक होती है, अधिक होती है तो MU क्या होती है, 0 होती है। दिख रहा है ना डायग्राम में, जब TU मैक्सिमम है तो MU क्या है उस टाइम, 0 है। दूसरा जो संबंध है, TU शुरू में बढ़ता है, लिखा भाई, TU शुरू में बढ़ता है, क्या MU भी बढ़ रहा है, नहीं, MU तो डाउन हो रहा है ना, तो यहां लिख देंगे TU शुरू में बढ़ता है पर MU घटता है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा, देखो जब TU गिरना शुरू करता है, ये गिरना शुरू कर रहा है ना नीचे की तरफ, डाउन होना शुरू करता है, तो MU नेगेटिव हो जाती है। तो तीसरा रिलेशन यही है कि जब TU गिरना शुरू करता है तो MU ऋणात्मक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ जो मैंने रिलेशन बताए, क्या बताया, जब शुरुआत में TU बढ़ता है तो MU घटती है, जब TU हाईएस्ट होता है तो MU 0 होती है, और जब TU गिरना शुरू करता है तो MU नेगेटिव हो जाती है। अब इस चैप्टर में एक हेडिंग और है गई है, अगर वो कवर करूंगा मैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए अगले पार्ट में उस हेडिंग को कवर करेंगे।